अनंतनाग में बंदूक बरदारों के हमले में बीजेपी से वाबस्ता मियां बीवी जाम बहक। आईजीपी कश्मीर ने हमले के पीछे लश्कर तैयबा का बताया हाथ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं श्रीनगर के हवाई अड्डे पर इस्तकबाल के लिए पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। खीर भवानी दरगाह हजरत बल में हाजिरी के अलावा कांग्रेस दफ्तर का राहुल गांधी करेंगे इफ्तिताह। और वादी कश्मीर में एनआईए की छापामारी का सिलसिला लगातार जारी। आज बांडीपोरा में कालाधन तंजीम जमात इस्लामी के मेंबरान के घर पर पड़ी रेड। मिलिटेंट फंडिंग मामले में अहम दस्तावेजात किए बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीरहिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले चलते हैं अनंतनाग में आज दिन दहाड़े बंदूक बरदारों की जानिब से लाल चौक अनंतनाग में गोलियां चलाई गई। एक घर के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता पंच और उसकी बीवी जो थी उन पर गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम अस्पताल में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। गुलाम रसूल सरपंच की शनाख्त हुई है और उनकी जो अहलिया जवाहिरा, उसकी शनाख्त जवाहिरा के तौर पर हुई है। जवाहिरा रेडबनी से वो पंच थी और आज ये बंदूक बरदारों के गोली का निशाना बने। आईजीपी कश्मीर ने भी इलाके का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था। आज दोपहर के बाद यह हमला हुआ है। सीधे चलते हैं अनंतनाग, जहां पर हमारे साथी फिदा हुसैन इस वक्त मौजूद होंगे। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग बाद दोपहर यह हमला किया गया है और इसमें दो चालें चली गई हैं और दोनों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है। देखिए हिलाल, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास जो नया नेशनल हाईवे है अनंतनाग से जो बहुत सारे इलाकों को जोड़ता है, वहां पर दिन दहाड़े जो मिलिटेंट है वो एक घर में घुस गए, जहां पर वो किराए पे रहते थे। किसान मोर्चा के जिला सदर थे और सरपंच भी है और इसकी जो बीवी है वो भी पंच बताई जाती है और उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मी हालात में अगरचे उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए दोनों दम तोड़ बैठे। उसके बाद फौरन जब गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया। हमलावरों की तलाश अभी भी इलाके में जारी है। जो ही ये खबर इलाके में फैल गई तो आसपास के लोग जो है वो अपने घरों में बैठे, क्योंकि वो पहले ये पता कर रहे थे कि आखिर ये गोली चलने की आवाज कहां से आ गई। उसके बाद जब पता चला कि उनके मोहल्ले में किराए पर रहने वाले जो किसान मोर्चा के जिला सदर है उन पर हमला ये हुआ है। उसके बाद फौरन एक प्रेस रिलीज भी जारी होती है जिसमें लश्कर तैयबा का हाथ बताया गया है। हालांकि अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस उस मोहल्ले में मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कुलगाम और जिला अनंतनाग के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो जिला सदर हो, चाहे वो साबिक एमएलसी और जो पार्टी के नायब सदर है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो ये कहते हैं कि हमें कुलगाम जाना है और हम जरूर कंधा देंगे। लेकिन यहाँ पर जब दिन दहाड़े उस जगह पर गोली चलती है जहाँ पर 24 घंटे कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वहां पर नजर आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हिलाल जरूरी ये बता देना चाहता हूँ कि उसके फौरन बाद इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक एमएलसी और पार्टी के नायब सदर सोफी यूसुफ। सोफी साहब, ये बताइए, ये हमला एक बार फिर हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम सब लोग आज हमारी आंखें नम हो चुकी है। मैं श्रीनगर में था, पार्टी के ही काम में मैं मसरूफ था और जब मैंने सुना तो बताना चाहेंगे कि यहाँ बड़ी खबर आई है, क्योंकि हम आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली स्टूडियो से, क्योंकि वजीर आजम की तकरीब है और वजीर आजम क्या कह रहे हैं आइए आप तक पहुंचाते हैं।
फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशन का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवरफिशिंग और मरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सेलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें कही जा रही थी, क्योंकि भारत यूएनएससी में अध्यक्षता कर रहा है। फिलहाल भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। हिंद महासागर का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि हिंद महासागर के अंदर किस तरीके से भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यूएनएससी की है, जिसमें इस बार भारत को मौका मिला है अध्यक्षता करने का। हालांकि भारत अस्थायी तौर पर इस वक्त है और अध्यक्षता भारत की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत तमाम बातों को इस वक्त कह रहा है, अहम मुद्दों को भी उठाया जा रहा है, क्योंकि यूएनएससी के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, बात अफगानिस्तान की करें या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। लेकिन भारत की तरफ से जब पहली बार अध्यक्षता की जा रही है यूएनएससी के अंदर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुनवा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था और वो कह रहे थे हिंद महासागर में समुद्र में जिस तरीके से हम देखते हैं कि व्यापार करना अब कितना आसान हो गया है, वो तकरीबन सभी देशों के लिए लाभदायक है और भारत उसमें सबसे भागीदारी अच्छी निभा रहा है, क्योंकि भारत की साझेदारी बहुत अच्छी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। हालांकि जिक्र और भी बातों का किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो हम आपको लगातार सुनवा रहे थे, क्योंकि यूएनएससी की बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता करना वाकई बहुत बड़ी बात, क्योंकि अब जब भारत की तरफ से अध्यक्षता की जा रही है तो अहम मुद्दे तो उठ ही रहे हैं, लेकिन भारत की उपलब्धता भी इस वक्त दुनिया देख रही है। क्योंकि अगर बात करें, ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आज की बैठक से तमाम देशों को फायदा होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि इस सदी में उभरकर सामने आया है। हालांकि पहले भी वो योग्यता भारत के अंदर थी और अभी भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर ये कहा गया है कि हेलो गुलिस्तान बुलबुलाओ समिताओ गुलन लोला बरओ आशेर सवारो सुरफान फाजिल अस्सलामु अलैकुम। सलामे वाज़वाने 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 इलाही बाग बसपुर पर कॉल करा। शुक्रिया मुश्ताक साहब। यानी इस वनो कि शाहीन जी से घर के बोतल से ये प्रोग्राम वारिया ज्यादा एंजॉय करा। हेलो गुलिस्तान इस प्रोग्राम से रिकॉर्डिंग आसान बटवार दो बिल्कुल बाही पेटन 12:30 बजे काम दोपहर। हेलो गुलिस्तान। वक्त बदला, हालात बदले, जम्मू कश्मीर के ख्यालात बदले, सीना पीटने वालों पर खामोशी छाई, सब कुछ भुलाकर नई रविश पर सियासत आई। इनकार और तकरार का खेल खत्म हुआ। और इस तरह नए कश्मीर का जन्म हुआ। नए कश्मीर में क्या है नया? दर्द नया है या रूप नया? बदलती कश्मीर की हर तस्वीर का सच देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ पर। फ़लस्तीन का दर्द हो या इसराइल का सितम, इराक़ की सुबह हो या ईरान की शाम, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अफगानिस्तान, नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आज़म का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से आज उन्होंने खिताब किया, क्योंकि जो सदारत भारत को मिली है और इसी सदारती एड्रेस में वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और ख़ासतौर पर दहशतगर्दी को लेकर उन्होंने बात की, रीजनल कोऑपरेशन को लेकर उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको सफारा होने की ज़रूरत है। बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर अब श्रीनगर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर और आज वो श्रीनगर के दौरे पर आ रहे हैं और
श्रीनगर के दौरे के दौरान उनकी एंगेजमेंट्स क्या रहेंगी, उससे पहले श्रीनगर के हवाई अड्डे पर यह नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का कांग्रेस वर्करों की जानिब से, कांग्रेस कारकुनों की जानिब से यहां पर इस्तकबाल के लिए ये लीडरान, खासतौर पर यूथ से जुड़े जो लोग हैं यहां पर आए हुए थे। राहुल गांधी कश्मीर आने के बाद न सिर्फ गांदरबल जाएंगे और वहां पर खैर भवानी के जो वहां पर हाजिरी देंगे, बल्कि दरगाह हजरत बल भी जा सकते हैं। और उसके अलावा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर के जो फर्जंद है उनकी शादी की तकरीब पर भी राहुल गांधी शरीक होंगे। लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पर अभी किस तरह का मंजर है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और हम सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास और उनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। और जब तक इरफान के साथ राब्ता कायम होता है, आपको बताते चले कि राहुल गांधी की जो एंगेजमेंट्स रहेंगी उनमें श्रीनगर के अंदर जो कांग्रेस भवन बनाया गया, जो कांग्रेस का दफ्तर, नया दफ्तर बनाया गया है, इसको अभी वो इनॉग्रेशन करेंगे। बल्कि जो पार्टी के लीडरान है, सीनियर और जूनियर लीडरान है, उनसे भी वो मुखातिब होंगे और यूथ लीडरान के साथ भी, यूथ के साथ भी वो यहाँ पर मुलाकी हो जाएंगे। सैयद इरफान फाजिल के साथ हमारा इस वक्त राब्ता हो चुका है। इरफान, जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं और उनके इस्तकबाल के लिए अभी किस तरह की तैयारियां यहाँ पर है? देखिए हिलाल, इस वक्त मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर लगातार वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, अगर बात करें जिसमें से दिग्गज नाम अगर पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जे मीर साहब का या फिर तारिक हमीद कर्रा या दीगर बाकी जो लोग हैं वो एयरपोर्ट अंदर चले गए हैं। और सुनने में अभी अभी ये आया है कि जो जहाज है वो लैंड भी हुआ है और राहुल गांधी जी यहाँ पहुंच चुके हैं और वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए सभी जो लीडरान हैं खास तौर पर वो अंदर गए हैं उनका वेलकम करने के लिए। और एयरपोर्ट के बाहर भी अच्छी खासी गहमा गहमी है। साथ साथ में हम ये भी आपको बताते चले कि जितने भी उनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो लीडर्स हैं या जो उनके जो अपने कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर सुबह से ही रोड को सजा रहे थे, बैनर्स, पोस्टर्स और दीगर। देखा जाए तो बड़ी खूबसूरती तौर तरीके से यहाँ पर उनका इस्तकबाल करने के लिए जो है उनके वर्कर्स अभी पहुंच चुके हैं, मगर वो अभी एयरपोर्ट के अंदर ही है, गाड़ी अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई है। मगर हम जरूर ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए सभी उनके जितने भी कर्मचारी हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। इरफान, जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि 5 बजे उनका काफिला यहाँ पर पहुंच जाएगा और उसके बाद वो सीधे श्रीनगर में एक निजी होटल के अंदर जाएंगे जहां पर गुलाम अहमद मीर के फर्जंद की शादी है, उस तकरीब का वो हिस्सा बनेंगे और कल से जो बाकी पार्टी के मामलात है उन एंगेजमेंट्स के साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन अभी क्या वजह है कि राहुल गांधी लेट पहुंचे हैं और साथ ही साथ कौन कौन लीडर कांग्रेस के उन्हें रिसीव करने के लिए श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? तरीके से बताया जा रहा है कि जो जे मीर साहब के जो पसंद है उनका स्पेशल एक रिसेप्शन है होटल में। और देखा जाए तो इसी रिसेप्शन के हवाले से साथ ही साथ जो जे मीर साहब है और इसमें जो दिग्गज नाम कांग्रेस के जो लीडर है तारिक हमीद कर्रा साहब, वो दोनों एयरपोर्ट के अंदर उन्हें रिसीव करने के लिए गए। और सुनने में ये भी आया है पार्टी जराये के हवाले से कि ये बताया जा रहा है कि वो सीधा इसके बाद यहाँ से जो गाड़ी निकलेगी वो रिसेप्शन पर पहुंचेंगे। मगर जो इंतजार बिल्कुल 5 बजे से ही हो रहा था, पहले बताया जा रहा था कि वो 5 बजे एयरपोर्ट से निकलेंगे, मगर अभी अभी जराये के हवाले से, पार्टी जराये के हवाले से ये खबर आई है कि कुछ ही समय के बाद जो है उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से निकलेगी जो सीधा रिसेप्शन पहुंचेगी और जहां पर कई लोगों से वो वहां पर मुलाकात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर यही आ रही है कि जो जरा के हवाले से खबर मिली है कि राहुल गांधी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, यानी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब यहां से उनका दौरा शुरू हो जाएगा और उनकी एंगेजमेंट भी यहीं से शुरू हो जाएगी और पार्टी लीडरान और उसके साथ साथ जो युवा ब्रिगेड है उनका इस्तकबाल करने के लिए श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। कई सारी गाड़ियां उनके इस्तकबाल के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी इससे पहले 5 अगस्त साल 2019 के फैसले के बाद एक वक्त की सूरत में भी यहां कश्मीर आना चाहते थे, यहां तक कि आ भी चुके थे, लेकिन श्रीनगर के एयरपोर्ट से उन्हें फिर बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, यानी पूरे वक्त को यहां से वापस दिल्ली जाना पड़ा। और ठीक उस वक्त के बाद यानी साल 2019 के बाद आज
राहुल गांधी का ये दौरा जम्मू कश्मीर काफी अहमियत का हामिल इस वजह से भी तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि बाज जरा ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दीगर हम ख्याल जमाते हो, उनके लीडरान के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन जरा ये भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत अभी चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद राहुल गांधी उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं और जो आइंदा की स्ट्रैटेजी है उसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है। हमने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ या दीगर पार्टियां, उनके जरा के हवाले से भी हमने भी जानने की कोशिश की, लेकिन ऑफिशियली किसी ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जितने भी यहां पर लीडरान थे उनके इस्तकबाल के लिए गए हैं, लेकिन चनी सिंह जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे के हवाले से क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उनके आने से कांग्रेस में जान आएगी और उनका जो आना यहाँ पे होगा वो हमारे लिए शुभ होगा। हम चाहेंगे कि अगली सरकार जो है वो हमारी बने, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में भी हमारी सरकार बने और राहुल जी आने वाले प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, इतना जरूर है कि राहुल जी का डर जो है वो तो उनमें है, इसीलिए उसको रोकते हैं, उसको टोकते हैं, उसको नहीं जाने देते हैं। क्यों? कि वो एक साफ शफाफ इंसान है, जो बात करते हैं मुंह पे करते हैं, जो बात बोलनी होती है बेबाकी से बोलते हैं। तो लिहाजा ऐसे लीडर का डर रहता है कि जब किसी भी स्टेट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज जो है वहां पे बोलेंगे जिससे उनको तकलीफ होगी। आज बस कुछ चंद घंटों में वो कश्मीर की धरती पे लैंड करेंगे और सीधा जहां पे उनका जो रुकने का स्थान है वहां पे जाएंगे और उसके बाद चलिए नाज़रीन, देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या राहुल गांधी के इस काफिले में गुलाम नबी आज़ाद भी हो सकते हैं, क्योंकि चीमा गोइयां गुलाम नबी आज़ाद की कश्मीर आमद को लेकर बहुत पहले से की जा रही हैं। क्योंकि कुछ लोग उन्हें कांग्रेस से दूर तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि दूरी जरूर नजर आ रही है। लेकिन क्या आज कश्मीर की आमद पर जब राहुल गांधी होंगे, कश्मीर के दौरे पर जब राहुल गांधी होंगे, क्या गुलाम नबी आज़ाद भी होंगे, ये देखने के लिए बहुत सारे सियासी हलके ताक में लगे हुए हैं। बात करते हैं बांडीपुरा की एनआईए की रेड्स की, क्योंकि कल भी कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर एनआईए की जानिब से रेड्स डाली गई थी, लेकिन रेड्स का ये सिलसिला थम नहीं गया है। आज भी बांडीपुरा के अंदर 5 मकामात पर यह रेड्स लगाई गई हैं। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीमें वहां पर गई हैं और उसके बाद कालाधन तंजीम जमात इस्लामी के जो मेम्बरान हैं या ऑफिस बेरियर्स हैं, जो मुख्तलिफ दफातर में आज तक काम कर चुके हैं कालाधन तंजीम जमात इस्लामी के, तो उनसे पूछताछ की गई हैं। बल्कि बाज़ जरा ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे दस्तावेजात और आलात भी बरामद किए गए हैं और उनसे एनआईए ने अपनी तहवील में जांच के लिए लिया हुआ है। बल्कि इतना भी बताया जा रहा है कि बांडीपुरा के अंदर जो है ये आज छापामारी हुई है और इस दौरान पूछताछ भी ऐसे लोगों के साथ हुई है। हम बांडीपुरा सीधे चलते हैं जहां से हमारे साथी ज़हूर इस वक्त हमारे साथ है। ज़हूर, जानना चाहेंगे कल भी बांडीपुरा हो या दीगर मकामात हो एनआईए की जानिब से रेड्स डाली गई हैं, तो आज कहां कहां पर ये रेड्स हुई हैं और क्या कुछ मालूमात अभी तक हासिल हो चुकी हैं? जी हिलाल, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे बांडीपुरा में 2 दिन से कंटिन्यूसली जो है एनआईए की जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है और आज भी अलग सुबह जो यहाँ पे जो एनआईए की टीम आई और 5 जगहों पे जो है उन्होंने सर्च किया है और यहाँ पे जो अरीना, बांडीपुरा, अलूसा और चुके बांडी, अरगाम, यह 5 लोकेशंस पे आज उन्होंने जो है सर्च किया है और ये जो जमात इस्लामी के जो ऑफिस बेयर्स है या मेंबर्स हैं और कल भी हैं एक्स प्रेसिडेंट जो जमात इस्लामी की थी उसके घर पर भी छापामार कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज भी जो है ये 5 जगहों पे छापा देखने को हमें मिला है और इसके बाद जो है वहाँ पे जो है कुछ फोन और लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक गैजेट्स और कुछ जो यहाँ पे दस्तावेज है वो भी हाथ लगे हैं एनआईए की जांच से, वो भी सीज कर दिए गए हैं और 2-3 जो वहाँ पे थे उनको हिरासत में लिया गया था कंसर्न पुलिस स्टेशन के। उसके बाद एनआईए ने उनको वही कंसर्न पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन एक निजी स्कूल जो बांडीपुरा में है उसके चेयरमैन पे भी घर की छापामार कार्रवाई हुई, वहां पे भी जो है 4-5 फोन और कुछ लैपटॉप्स भी रिकवर हो गए हैं और उनको भी जब्त कर दिया गया है। उसको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया था लेकिन उसको भी वहां फिर छोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ में जो एक OGW जो 2019 में जो है 2020 में जो अरेस्ट किया गया था, जो बताया जा रहा था IJS के जो आउटफिट है मिलिटेंट आउटफिट,
उस तंजीम से वापस आए। उसके वो ऑलरेडी अरेस्टेड है, वो जेल में है। उसके घर पर भी छापामार कार्रवाई हुई। वहां पे भी कुछ जो इस्लामिक बुक्स हैं उनको वहां पे जो है सीज कर दिया गया है एनआईए की जानब से। ये आज कंटिन्यूस हमें दूसरे दिन भी ऐसे रेड जो आज पूछगछ हुई है, छापामारी हुई है, कुछ दस्तावेजात और जैसा कि आप कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कुछ आलात जो है उसे भी बरामद किया गया है। क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है या कि पूछगछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया है? फिलहाल मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ जो हिरासत में लिया गया था, जो अफराद घर में मिले थे उनको हिरासत में लिया गया था। कंसर्न पुलिस स्टेशन की आरडी जो एनआई की टीम थी उनके पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में थे और उन्होंने इनको साथ में लिया था पुलिस स्टेशन कंसर्न। वहां पे ये एनआई ने कुछ क्वेश्चनिंग किए हैं। क्वेश्चनिंग के बाद इनको रिहा कर दिया गया है। 2-3 को हिरासत में लिया गया था लेकिन उसके बाद इनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर पूरी जानकारी देने के लिए। बांडीपुरा से हमारे साथी ज़हूर बता रहे थे कि आज जो एनआई की जानब से छापामारी हुई है सिर्फ कुछ अफराद की जो ऑफिस बेरियर्स कालाधन तंजीम जमात इस्लामी के साथ उनकी वाबस्तगी है, तो वहां दफातर में वो काम कर रहे थे और मेमरान भी है और उनसे पूछगछ की गई है। कुछ का पुलिस स्टेशन में भी पूछगछ की गई है और बादजा उन्हें रिहा भी किया गया है। अगली खबर में बात करते हैं हंदवाड़ा की, क्योंकि हंदवाड़ा में पिछले 2-4 दिन से एडीसी और वुकला बरादरी के दरमियान मामलात काफी तल्ख हो रहे हैं। वुकला बरादरी यही कहती है कि मुत्तलका एडीसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसके नतीजे में मज़कूरा एडीसी के खिलाफ वुकला ने एहतजाज किया। न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। चौथा दिन था आज, यानी चौथे दिन में उनका जो भूख हड़ताल है वो दाखिल हो गया है। लेकिन जहां एक तरफ उनका एहतजाज जारी था तो वहीं पर एडीसी के हक में आज कुछ पटवारियों ने और 7 तहसीलों के जो तहसीलदार साहिबान हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। उनका कहना है कि जो वुकला बरादरी कहती हैं वो हकीकत से बईद है और उनका यह भी मानना है कि जो मुत्तलका एडीसी हैं वो तंदही और ईमानदारी से काम करते हैं। इस तरह से जो डिमांड वुकला की है कि उन्हें यहाँ से तब्दील किया जाना चाहिए, ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, तो उनकी ट्रांसफ़र के वो खिलाफ है और उन्हें सरकार से मुतालबा किया है कि मज़कूरा एडीसी को यहाँ से तब्दील ना किया जाए। यानी मामला काफ़ी पेचीदा बन रहा है। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरीलाल हाजुरी को आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।